हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपर्णा जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों हम संसद से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की तरफ। भारतीय संसद में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन देखते हैं। अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और संसदीय शासन का जो उद्भव है वो ब्रिटेन में हुआ था। इसीलिए ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है, तो ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ पार्लियामेंट। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसमें देखेंगे 530, 545, 540 या 550। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 550। ऑप्शन नंबर 4 550। तो संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार देखेंगे लोकसभा की अधिकतम संख्या जो होती है वो 552 है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होती है, जिसमें राज्यों से 530 तथा केंद्र शासित से 20 सदस्य हो सकते हैं। किंतु वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, 543। और देखेंगे कि जो इसमें आंग्ल भारतीय होते थे, एंग्लो इंडियन का जो निर्वाचन होता था राष्ट्रपति के द्वारा, अब वो ख़त्म कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। 2019 से नियम लागू किया गया था। जब 104वां संविधान संशोधन हुआ था तो आंग्ल भारतीयों का जो वो होता था, मनोनीत होता था उनका, उसको हटा दिया गया है। तो चलते हैं आगे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन देखते हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। चलते हैं संविधान के अनुच्छेद 83 सब अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और उसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति, वेतन आयोग, मंत्रिमंडल या संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन जो निर्धारित करते हैं वो संसद करता है, संसद। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। संविधान के अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके वेतन एवं भत्ते को संसद निधि द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है और इसका उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया था, इसके पीछे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कि राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन देखेंगे, 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में, 1952, 1952 में। तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुआ था और इसका प्रथम सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। जिसका पहला सेशन था वो 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से भी जाना जाता था और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें 245 सदस्य ही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमने देख लिया। प्रश्न नंबर 6 की तरफ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, योजना आयोग या वित्त मंत्री। तो इसका देखेंगे जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148 सब अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह संघ एवं राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं का परीक्षण कर सकता है और अपनी रिपोर्ट संघ में राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। तो इसमें देखेंगे प्राक्कलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। राइट आंसर इसका हो जाएगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर 3। तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए लेखा परीक्षण संबंधी जो प्रतिवेदन होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी जांच लोक लेखा समिति करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है और यह संसद की सबसे पुरानी समिति है तथा इसका गठन 1921 ईस्वी में किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था और इसके कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। किस सदन का अध्यक्ष उसे सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा। तो देखते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार अगर देखें तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले जो निर्वाचक मंडल होता है उसके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एकल संक्रमणी मत के अनुसार किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। पहला होगा सही होगा इसका। तो स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन प्रस्तुत करने का जो मूल उद्देश्य है वो लोक महत्व के अविलंबनीय विषयों पर संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किंतु इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों की सहमति तथा अध्यक्ष की अनुमति से ही लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर कम से कम 2.5 घंटे तक चर्चा होना आवश्यक होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो देखेंगे दोस्तों मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। तो इसमें कैबिनेट सचिव सम्मिलित नहीं है। तो और देखेंगे इसमें जैसे अनुच्छेद 75 1 क के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव, यानी कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता है कैबिनेट सचिव। प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? अब इसमें देखेंगे निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आहूत करना,
दूसरा ऑप्शन सत्रावसान करना, विघटन करना या बर्खास्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्खास्त करना। बर्खास्त करना भारत की संसदीय शब्दावली से संबंधित नहीं है ये। और संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा और उनके अधिवेशनों का सत्रावसान करेगा और लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है और उसका विनिश्चित अंतिम होता है कि उसी का जो ओपिनियन होगा लोकसभा अध्यक्ष का वही अंतिम होता है धन विधेयक के लिए। अनुच्छेद 117(1) के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा और धन विधेयक का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। और अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि उसमें निम्न विषय सम्मिलित होते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाए किसी कर का अधिरोपण करना, उत्साधन, एबोलिशन, परिहार या परिवर्तन, और भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का कोई प्रत्याभूति देने तथा भारत की संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि पर किसी व्यय को भारित करना, ये सब उसके अंदर शामिल है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? ऑप्शन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से, दोनों सदनों के सदस्यों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यों से। तो जो प्राक्कलन समिति है एक अस्थायी एवं सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं तथा इसका अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/3, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/6वां भाग या सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। इसमें मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त है तो पूछा है। तो लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि सत्ता पक्ष की होती है। तो संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल होता है तो विपक्ष का दर्जा उस पार्टी या दल को दिया जाता है जिसकी सदस्य संख्या उस सदन के 1/10वां भाग के बराबर होती है। तो लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसमें देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयक पर विचार करने और मतदान करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अधिवेशन तो बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो चलते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो इसमें देखेंगे जो संसद की लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा,
भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा और चौथा राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। और लोक लेखा समिति को कभी कभी प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन देखेंगे, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होता है, और चौथा देखेंगे, संसद के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो इसमें देखेंगे सरकार की संसदीय व्यवस्था को कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था में विभाजित किया जा सकता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। अगर पूछा जाए कि भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो किस पर आधारित है, तो इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। आज सभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? एक मिनट दोस्तों, यहाँ आज नहीं होगा, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? तो ऑप्शन देंगे, किसी भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का पात्र हो। ऑप्शन 2 देखेंगे, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। सी देखेंगे, संसद के किसी भी सदस्य को। और ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति को। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसे हम राज्यसभा का उपसभापति चुन सकते हैं। तो इसमें देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी, और जब उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुन सकती है। तो चलेंगे प्रश्न नंबर 19 की तरफ। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय, ऑप्शन देखते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें देखेंगे, जो केंद्रीय विधानमंडल का गठन है वो 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था, और 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष वर्ष 1921 ईस्वी में फ्रेडरिक वाइट थे। तो इसमें प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए थे वो हैं विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को इसका प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था 1925 में। केंद्रीय विधानमंडल का जो गठन हुआ था वो 1921 में हुआ था, 1921 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं स्टैंडिंग समिति, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति या स्थायी समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तदर्थ समिति, ऑप्शन नंबर 2, तदर्थ समिति। संसद द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति गठित की जाती है उसे अस्थायी या तदर्थ समिति कहते हैं, अस्थायी या तदर्थ समिति कहते हैं। ये समिति 2 प्रकार की होती है, एक प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति। इसका गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है,
और दूसरा है जांच समिति। इसका गठन किसी विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो ऑप्शन देखेंगे, संघीय बजट से कौन संबंधित है? स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा सरकार की अनुदान की मांगों में कटौती के उद्देश्य से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह 3 प्रकार की होती है। पहला नीतिगत कटौती, दूसरा आर्थिक कटौती और तीसरा सांकेतिक कटौती। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो 1/6वां भाग, 1/8वां भाग, 1/10वां भाग, 1/5वां भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10वां भाग। 1/10वां भाग। तो संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही आयोजित करने के लिए गणपूर्ति उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होगी। अर्थात राज्यसभा में 25 एवं लोकसभा में 55 होगा। हम पीछे देख चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो 23वां हम देखेंगे अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221 और अनुच्छेद 249। तो इसमें वो संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार देता है। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दें कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर विधि बना सकती है। चलते हैं प्रश्न नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 249। प्रश्न नंबर 24। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं, दूसरा लोकसभा और राज्य की विधान परिषद, तीसरा देखेंगे राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद, चौथा देखेंगे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं। तो पूछ रहा है अस्थायी सदन, तो लोकसभा अस्थायी होता है और राज्य की जो विधानसभा होती है वो अस्थायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही हो जाएगा। ये अस्थायी सदनों के नाम हैं, लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं। तो भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम जैसे लोकसभा एवं विधानसभा हैं। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, यह हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तथा यह केंद्र एवं राज्य दोनों पर समान रूप से अप्लाई होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार अगर देखें तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अर्थात एक वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है, एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं। और जबकि पूछा गया है कि एक वर्ष में कम से कम कितने सत्रों का आयोजन होना आवश्यक है, तो कम से कम 2 सत्रों का आयोजन होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 सत्रों का। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखेंगे संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद।
तो भारत में जो संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है। तो विनियोग विधेयक जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 114(1) में किया गया है। इसके अनुसार भारत की संचित निधि में से कोई धन संसद द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया जाता है जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सभी मांगें तथा संचित निधि पर भारित व्यय सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राज्य से किस निधि में रखा जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे भारत की आकस्मिकता निधि, दूसरा देखेंगे लोक लेखा निधि, तीसरा भारत की संचित निधि, चौथा निक्षेप और अग्रिम निधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि। तो भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत किया गया है। आकस्मिकता निधि एवं राज्यों के लिए धन के आवंटन के अतिरिक्त भारत सरकार का राजस्व या उसके द्वारा लिए गए करों आदि से भी धन का प्राप्त होना है। उससे एक संचित निधि बनेगी जिससे भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ऑप्शन देखेंगे धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है, दूसरा धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, तीसरा धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौथा सही होगा इसमें कि जो धन विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। तो संविधान को अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर आधारित नहीं होता है? तो 29 का देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, ऑप्शन नंबर 3। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते, ये सब संचित निधि में डिपेंड रहते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। संसद के अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? तो ऑप्शन देखेंगे इसमें सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल भारत की देन है। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। शून्यकाल को वर्ष 1962 में 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में, 1952 में। तो लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 माह तक चला था। इसमें 489 स्थान के लिए चुनाव हुए और जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ।
प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो पिछले लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को, पिछली लोकसभा के विपक्ष नेता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का प्रश्न अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।